हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोगों का जो गुलाम वंश है उस गुलाम वंश को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलने वाले कहाँ, बलबन के पास। कहाँ? बलबन के पास। और बलबन का जो काल है वो है 1266 से लेके 1286 तक। 1266 से लेकर 1200, समझ में आ रहा है? ये इसका काल है और इस काल को हम लोग देखने वाले हैं। बलबन को पहले समझने वाले हैं। बलबन को समझने के लिए सबसे पहले हमको गुलाम वंश को समझना पड़ेगा। गुलाम वंश को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गुलाम वंश को एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुलाम वंश का सबसे पहले बात करें स्थापना की, तो वो जाता है श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के पद पर नहीं बैठा था। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह, आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है जो सुल्तान की पदवी के साथ बैठता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का कालखंड कब से कब तक है? 1210 से 1236। 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी में बैठती है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1240 में उसके पति के साथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? कैथल में। कहाँ? कैथल में उसकी मृत्यु 1240 में। अब 1240 के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? बहराम शाह। 1240 से 1242 तक। बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला शख्स है मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 तक। अब 1246 के बाद गद्दी पर बैठता है कौन? नसरुद्दीन महमूद। और ये बैठता है 20 वर्ष, यानी कि 1246 से 1266। अब हम लोग को बलबन अगर पढ़ना है तो बलबन पढ़ने से पहले हमको 1246 से 1266 जो व्यक्ति बैठा हुआ था, यानी कि कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कि बलबन एक्चुअल में उसके साथ में कैसे जुड़ा था। बलबन को इसने एक उपाधि दी थी जिसका नाम है क्या? उल्गू खां। उल्गू खां का उपाधि दिया था। महमूद जो है वह उल्गू खां का उपाधि दिया था। किसको? बलबन को दिया था ना। तो उल्गू खां का उपाधि दिया था। उसके बाद बात करते आगे कि इसके समय में, यानी कि इस मोहम्मद के समय में जो है बलबन जो है वो किस पद पे था? नायाब ए मुल्कत, उसके पद पे ये जनाब बैठे हुए थे। यानी कि कहा जाए कि राजा तो था, लेकिन नाम मात्र का वो राजा था और सारा देखभाल कौन करता था? बलबन करता था। बलबन प्रधानमंत्री ये था ना, वो तो था उन लोगों के समय। चलीसा था एक, मतलब समझो कि वो लोग किंग मेकर का काम करता था, किसको बैठाना है, किसको हटाना है। अब राजा को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या बनाया? एक पद बना दिया था जिसका नाम है क्या? नायाब ए मुमलकत। एक पद बनाया जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री का पद था एक तरह से। बाकी बात लीड कर रहा था कौन? बलबन कर रहा था उसको, है ना। तो बलबन की कहानी शुरू करते हैं यहां से हम लोग। बलबन का जो कार्यकाल है 1266 से लेकर 1286 तक है। बलबन का बहुत ज्यादा कार्यकाल लंबा नहीं चला था, लेकिन फिर भी बलबन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही क्रूर शासक था। क्रूर शासक कहने का मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे कि आप मतलब चाहते थे कि डिसिप्लिन हो पूरा एरिया में। और डिसिप्लिन कहने का मतलब कि एक दो तरह से हो सकता है। एक, अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई ठीक हो जाओ, तो अगला अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसको ठीक करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है। तो बलबन वही काम करता था। किसी को सुधारना है तो थोड़ा सा ऐसे वैसे नहीं सुधारना है, उसको एकदम स्ट्रिक्टली सुधारना है। तो बलबन के बारे में कहा जाता है कि जब वो दरबार में बैठता था अपना बलबन, तो नॉर्मल वे में नहीं बैठता था। जब बैठता तो उसके आंखों में चमक होती थी, उसके चेहरे में लालीपन होता था, मतलब उसके चेहरे से भाव प्रकट होता था कि भाई ये सीरियस मूड में, मजाक करना यहाँ पे भारी पड़ सकता है, या किसी भी बात को हल्के में नहीं बोलना है। इसके सामने में बोलना है तो एकदम बोल्डली बोलना है, और बोलना है तो एकदम पॉजिटिव बोलना है, और बोलना है तो एकदम सीरियस कंडीशन में बोलना है कि हाँ ये चीज होना चाहिए जनाब। तो बलबन का कुछ ऐसा रूपरेखा था। बलबन अगर किसी को कहता था कि भाई आपको ये काम करना, अगर वो नहीं करता तो उस पर प्रताड़ित भी करता था।
कहा जाता है कि उसके चालीसा में कुछ ऐसे भी थे लोग जो अपना नौकर को हत्या कर दिया था, और उस नौकर का हत्या के वजह से वो बलबन जो है उस दोनों को 50 कोड़े मरवाया था, बीच चौराहा पे लोगों के सामने में 50 कोड़े। अब सोचिए, कोड़ा समझते हैं ना, चाबुक समझो, चलो चाबुक समझो, 50 चाबुक मरवाया था। वो जो चाबुक चलता होगा उसका पीठ पर, तो सोचिए कैसा वार होता होगा। हाँ नहीं, हम लोग अभी आप लोग को ऐसे मार दे तो आप लोग मैं शुरू नहीं कर दीजिएगा। अब वो 50 कोड़े चल रहा है, धड़ाधड़ एकदम अनगिनत गिरते गया। 500 कोड़े, सॉरी 50 नहीं 500 कोड़े, धनाधन। यहाँ बोर्ड में मेंशन किया हुआ दोनों का नाम, उसी कहानी लोग आगे पढ़ने वाले। अवध के थे वो हेवात खां, और बदायूं के थे मलिक बकबक। समझ रहे ये? तो ये इसका मतलब समझो कि क्रूरता का हद था। यहाँ कह सकते हैं कि एक बार जब बंगाल पे चढ़ाई किया था, बंगाल पे 1-2 किलोमीटर तक लोगों को लटका कर रख दिया था एकदम लाइन से। तो आप इसको जिस तरह भी ले सकते हैं, या हथियार ले सकते हैं, या फिर उसको डिसिप्लिन मेकर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन को बिना लेट के। हम लोग देखते हैं बलबन, और बलबन का कार्यकाल है 1266 से लेकर 1286। बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म 1216 में हुआ था। बोर्ड में मेंशन है आपका, 1216 में उसका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। और एक परिवार जिसको हम लोग कह सकते हैं इलवारी तुर्क में इनका जन्म हुआ था। कहां? तुर्किस्तान में। और कब हुआ था? 1216 में। कहा जाता है कि उस समय में वहां पे उस समय में एक परंपरा चलती थी, जो आप लोगों को पता है, हम सबको पता है कि एक परंपरा था क्या? खरीदने का था ना परंपरा, दास प्रथा जिसको कहते हैं। तो बचपन में इसको मंगोल लोग जो है खरीद लिया था। मंगोल लोग किसको? बलबन को। अब खरीदने जब पकड़ लिया था, अब पकड़ने के बाद मंगोल लोग जो है इसको ले जाके एक जगह, एक बाजार में इसको बेच देता है। और बेचता किसके हाथ में है? तो वह है अल्तसमस। एक सुल्तान था अल्तसमस, उसने इसको खरीद लिया। किसको? बलबन को। अब बलबन को जो खरीदा, वो सुल्तान जो है फिर इसको हिंदुस्तान में लाके एक सुल्तान को बेच देता है, उसका नाम आता है इल्तुतमिश। बचपन का ही बात, उसको लाके बेच दिया इल्तुतमिश। कब का समय है इल्तुतमिश? 1236 से 1210 से 1236। बात समझ रहे? बचपन का ही घटना चल रहा है इसका। बचपन में इसको बेचा जा रहा है। अब बेच के इसको पहुंचा दिया कहां? भारत आ गया ये। अब भारत में आने के बाद जो है अपना काम से या खुद से भी आगे बढ़ते चला गया इस कालखंड में। खैर वो बात की बात। कहा जाता है कि बलबन अपने आप को एक वंश से जोड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं अफ्रांसियाब वंश। अफ्रांसियाब वंश से अपने आप को जोड़ता है। कौन? बलबन। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन अपने आप को 2 सिद्धांतों से जोड़ के रखा है। एक सिद्धांत है जिली इलाह, और दूसरा है नियाबत ए खुदाई। अब ये जिनी इलाह क्या है? इसे कहा जाता है खुदा को अल्लाह का खुदा, यानी कि जो खुदा है ना, खुदा अल्लाह जो हमारे हैं। आप जैसे आप समझ लीजिए कि अब इसका कहना ये था ना कि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो सब क्या है? उनका है। और हम सिर्फ क्या है उसमें एक माध्यम का रोल निभा रहे हैं। मतलब अगर हम दंडित भी कर रहे हैं तो वो मेरा नहीं है, वो खुदा का है, उनका किया हुआ सब काम है। इसलिए इसने
कहा गया कि बलबन के द्वारा राज तत्व का सिद्धांत दिया गया, जिसको कहते हैं जिली इलाही, और दूसरा कहते हैं नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। और जिली इलाही का मतलब खुद को अल्लाह का प्रतीक समझना, खुद को अल्लाह का प्रतीक समझना, ये उसका पॉलिसी था। किसका? बलबन का। ये बलबन का पॉलिसी था। बलबन जब गद्दी पर बैठता है, चूंकि गुलाम वंश को बलबन भली भांति देख रहा था, समझ रहा था, जान रहा था, बुझ रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो बलबन सबसे पहला काम करता है, वह सोचता है कि अगर मुझे इस साम्राज्य पे अपना आधिपत्य जमाना है, तो मुझे सबसे पहले एक समूह को खत्म करना होगा। और वो समूह कौन है? और वो क्या करता है कि चालीसा पद को समाप्त कर देता है। चालीसा पद को समाप्त कर देता है। और चालीसा पद को समाप्त करने के बाद बलबन जो अत्याचारी रूप अपनाता है, उसके पीछे साथ साथ यह अपने आप को खुदा का प्रतिनिधित्व कहता है। यानी कि खुदा का मतलब समझ लीजिए कि नहीं होता है, जो समझिए खुदा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, उसके लिए वो अपने आप को छवि बनाने के लिए पूरा अपना राज्य में वह एक चीज का अच्छा पॉलिसी अपनाता है। क्या? कि कोई भी लोगों को प्रेशर नहीं देता है कि आप इस धर्म को मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप सभी धर्म जो धर्म अपना रहे हैं, जो धर्म मानते हैं, आप उस धर्म को आप अच्छे से पालन पोषण कीजिए। ये उसमें एक क्वालिटी था, ताकि लोग उस पे हावी ना हो, लोग उस पे क्या ना हो, हावी ना हो जाए। और सबसे पहला काम चालीसा को समाप्त कर देना था, जो कर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये रहें तो हो सकता है आने वाले समय में भी ये लोग हम पे षड्यंत्र रच के हमें ही यहां से हटा दे, क्योंकि ऐसे इन्होंने पहले भी कर चुका है। रजिया के साथ भी वही किया, बहराम के साथ भी वही किया, महमूद के साथ भी वही किया। तो सबसे पहले इसने हटाया किसको? चालीसा को। और उसके बाद दरबार में यह जब जाता है तो दरबार में दो कंडीशन को लगाता है, और वो दो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या? सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस। ये सिजदा और पाबोस क्या होता है? तो सिजदा का मतलब होता है क्या कि जब भी अगर कोई राजा के पास आएगा, जैसे कोई राजा के पास आए, पहले होता था राजा के पास आए तो हुजूर, ऐसे होता था हुजूर। लेकिन बलबन कहा कि भाई आप जब भी आएंगे दरबार में, तो दरबार में आएंगे तो आप सिजदा करेंगे। सिजदा मतलब कि आपको घुटने के बल बैठ जाना है, और घुटने के बल बैठ जाने के बाद आपको क्या करना है? सिर को झुकाना है। ये काम पॉलिसी स्टार्ट करवाया कौन? बलबन। दूसरा चीज क्या करवाया? पाबोस। अब ये पाबोस क्या है? तो पाबोस है कि अगर आप कहीं दरबार में आते हैं तो आप सुल्तान को अगर देख रहे हैं, तो अगर आप सुल्तान के पास आए हैं तो आपको क्या करना है कि भाई एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप एकदम लेट जाइए, और लेट के बाद उनके चरणों को क्या करना है? स्पर्श करना है। ये होता था यहाँ पे क्या? पाबोस। पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर को चूमना, ये कहलाया पाबोस। तो ये दो चीज हुआ, पाबोस और सिजदा। अभी हम लोग इसका काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप यहां तक यह समझ चुके हैं कि यह अपने आप को भगवान का दूत समझा रहा है, लोगों में एक ऐसा इमेज बना रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब जो है वो किसका है? प्रतीक भगवान का, ईश्वर का किया हुआ चीज चल रहा है। और इस बीच में जो कोई आएगा उसको समाप्त कर देना है, छोड़ना नहीं है। और वह किया भी। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने क्या किया कि चालीसा को समाप्त कर दिया, सिजदा लागू किया, पाबोस लागू किया। उसके बाद एक चीज आपको याद होगा कि भारत में जो है एक उत्सव को ये प्रारंभ करवाया था, जिसको कहते हैं नवरोज। ठीक है? अब ये नवरोज क्या है? नवरोज ध्यान देना, ये फारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला ये त्योहार है, जिसको कहते हैं नवरोज। और इसने भारत में शुरुआत करवाया था।
ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन, नवरोध किसने स्टार्ट करवाया? तो बलबन ने करवाया। ठीक है, सिजदा किसने? बलबन ने। पाबोस किसने? बलबन ने। क्लियर है? 1216 में किसका जन्म? बलबन। कहाँ जन्म? तुर्किस्तान। कहाँ जन्म? तुर्किस्तान। कौन से परिवार में? कौन से परिवार में? और अपने आप को किस वंश को ये कहता था? अफ्रांसियाब वंश। अफ्रांसियाब वंश का कहता था। ठीक है, चलिए आगे। अब इसका थोड़ा सा घटना को आगे बढ़ते हैं। घटना कुछ इस प्रकार से कि जब इसका एक तो उत्तर पश्चिम में मंगोल बार बार हमला कर रहा था, उधर अजमेर के क्या नाम है, चौहान वंश, इधर जो बिहार और बंगाल था, इधर जो देख रहा था लोग कि यहाँ गुलाम वंश में जो राजा का समस्या है ये ठीक नहीं हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। इसमें ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ रहे? स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बंगाल में 1279 में बंगाल में एक शख्स थे जिसका नाम था आपको क्या? तुगरिल खां। तुगरिल खां। ठीक है, ये जनाब जो है बंगाल में विद्रोह चालू कर देता है। विद्रोह किसके खिलाफ? बलबन के खिलाफ। तो बलबन जो है, बलबन दिल्ली में और तुगरिल खां बंगाल में वो विद्रोह छेड़ देता है। बात समझिए, मजा आया कहानी में। और ये घटना है 1279 का। और उधर मंगोल 1279 में, और कहा जाता है कि 1285 में 2 बार बलबन के ओर चढ़ाई किया था। मंगोल 1285 में मंगोलों जो है वो 2 बार हमला किया बलबन के खिलाफ, लेकिन उसमें नाकाम रहा। ठीक है, अब इसको साइड करो। बात 1279 का बंगाल। अब बंगाल में एक शासक था जो वहां का सूबेदार था, जिसका नाम था तुगरिल खां। इसने विद्रोह छेड़ दिया। अब ये बात पता चलता है बलबन को, कहा? दिल्ली। अब ये आदेश देता है 2 व्यक्ति को कि जाओ बंगाल और उस बदतमीज को सबक सिखा के आओ। मतलब उस विरोध को शांत करके आओ। वो 2 व्यक्ति जो गए थे, जिसका नाम था अमीन खां और तिरमित खां। अमीन खां और तिरमित खां, यहां नहीं लिखा हुआ। ये 2 व्यक्ति गए थे जिसको बलबन भेजा था। गया बंगाल, देखा विद्रोह चल रहा है भयंकर टाइप के। इसका सेना पहुंचा विद्रोह को दबाने के लिए, उल्टा इसी को सेना को खदेड़ 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 करके भगा दिया। खदेड़ के जब भगाया तो पहुंचा दिल्ली बलबन के पास, बोला कि सरकार भगाए दे लो। बलबन बोला भाग गई, भाग आया। मतलब मेरा आदमी तुम भाग आया। आदेश दिया सेनापति को, निकाल इसको दोनों को बाहर, ले जाओ इसको, और दोनों का सर काट दो। और काटने के बाद जाके बाहर पेड़ पे टांग दीजिए सर को इसका। जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसको महसूस होना चाहिए कि बलबन क्या कर सकता है। बलबन क्या कर सकता है। दोनों का सर काट के बलबन जो है उसका पेड़ पे टंगवा देता है। कुछ कोई किया, कुछ बेचारा वहां से भाग के आया, बताया कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, वहां संभलने की स्थिति नहीं है, संभलने की स्थिति नहीं है वहां पे, हम लोग जान बचा के आए। तो बोला बलबन, कायर तू जान बचा के क्यों आया? तुम शहीद हो जाता तो वो ज्यादा काम होता। माने युद्ध में तुम लड़ते लड़ते मर जाते तो वो ज्यादा ना अच्छा रहता, लेकिन मरा तो नहीं। तुम आ गए मुंह छुपा के मेरे पास, महाराज बचा लीजिए, उल्टे बचा लीजिए। काट के अलग करो दोनों गर्दन।
दोनों का गर्दन धड़, मतलब उसका वो थिंकिंग था, गर्दन काट के पेड़ पे टंगवा देता है। फिर अपना ये बेटा को आदेश देता है, बेटा, कौन? बुगरा खां बेटा को आदेश देता है कि जाओ, कहां? बंगाल, और देख उस गुस्ताख को, जरा बताओ यहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। बुगरा खां को लेकर स्वयं बलबन भी पहुंच जाता है वहां, कहां? बंगाल। उसके बाद पकड़ता है किसको? तुगरील खां को। और तुगरील खां को पकड़ने के बाद तुगरील खां के सेना को 2-3 किलोमीटर तक लाइन में खड़ा कर देता है। और लाइन में खड़ा करने के बाद सबको खटाखट 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 काटना शुरू कर देता है। 2-3 किलोमीटर तक निर्मम हत्या करता है बलबन, जिसका अंततः जो है वो मारा जाता है। और फिर अपना बेटा यानी कि कौन? बुगरा खां को वो यहाँ पे सूबेदार नियुक्त करता है, कहां? बंगाल का। इसीलिए इतिहासकार लोग जो है इसको एक नाम दिया है, लोह एवं रक्त की नीति या अपनाता है कौन? बलबन। तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कोई शासक अगर कोई है तो वो कौन है? बलबन। इसी प्रकार का घटना एक और घटता है, और वो घटता बिहार के कटिहार में। बिहार के कटिहार में जब ये पहुंचता है तो पूरा आदेश देता है अपना सेनापति को, अपना सेना को कत्लेआम मचा दो, और आदेश देता है कि जो 9 वर्ष से ऊपर के बच्चे लोग हैं, चुन चुन के सबका गर्दन धड़ से अलग करो। 9 वर्ष के ऊपर। कहा जाता है कि बलबन के पास एक ऐसा हथियार था, चक्री, उस चक्री में लोगों को पास करवाया जाता था। और जो जैसे छोटा था तो वो चक्री का घूमता था, तो उसमें जिसका आया बीच में गर्दन खट से उड़ गया, और जो छोटा था उसका गर्दन नहीं उड़ पाता था, तो उसको अलग से मारा जाता था। और लोगों को उस चक्री में पास करवाया जाए, खट से उड़ गया, पास करवाया, खट से उड़ गया। मतलब कटिहार में वह 9 वर्ष से कम, अब ये अंकित है कहीं किताब में 9 वर्ष से कम। अब चूंकि उस समय में तो 9 वर्ष कैसे पता चलेगा कि 9 वर्ष का है कि नहीं है, तो आयु वगैरह से उन लोग पता करता होगा, मतलब आयु बोल रहे हैं, बच्चा का जैसे बच्चा तो बच्चा ही दिखेगा देखने में, तो उसको छोड़ के बाकी सबको कत्लेआम मचा दिया था कटिहार में भी। बंगाल, कटिहार। और इधर मंगोल भी हमला कर चुका है 1279 में और 1285 में, उसके विरोध को भी दबाया बलबन। उसके बाद कहा जाता है कि बलबन जो है एक और चीज के लिए विख्यात था, और वो क्या हो गया, तो इसके पास जो 40 लोग जो थे पहले, तो उसको तो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म कर दिया। तो उसमें से 2 ऐसे जो सरदार थे, जिसका नाम था हेवात खां जो अवध के थे, और एक था मलिक बकबक जो आपको थे बदायूं के। इस दोनों पे एक इल्जाम लगा था अपने नौकर को प्रताड़ित करने का। नौकर को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। ये बात बलबन को पता चलती है। अब बलबन जो है उसको बुलाता है और बीच चौराहे पर लोगों को इकट्ठा करता है, और लोगों को इकट्ठा करने के बाद आदेश देता है कि इन दोनों पर 500 कोड़े चलाए जाएं। 500। अब सोचिए 500 कोड़े जब उसके ऊपर में बजरता होगा तो क्या दृश्य होगा, एकदम शरीर का छाला निकल आया था पूरा, धड़ाधड़ 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 500 पूरा पड़ते गया। ठीक है, ये इसका मतलब तरीका था काम करने का बलबन का। बलबन के बारे में कहा जाता है कि जब बलबन दूसरी बार हमला करता है ना मंगोल, तो अपने बेटा महमूद को क्या तो बलबन के समय में 1285 में मंगोल लोग दोबारा हमला करता है।
अब ये सब परिस्थिति को देखते हुए बलबन जो है एक चीज को लॉन्च करता है, इसका नाम गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर, गुप्तचर का मतलब क्या हुआ? कोई सूचना दे दे हमको गुप्त रूप से। गुप्तचर प्रणाली को लॉन्च कौन किया? बलबन किया। अब 1285 ईस्वी में जब दूसरी बार मंगोल हमला करता है इसके समय में, तो वह अपने बड़े बेटा मोहम्मद को भेजता है उसको रोकने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बेटा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1285 में। उसके बाद ज्यादा दिन तक कहा जाता है कि बलबन अपने बड़े बेटे के शोक में, मतलब उसका बेटा जो मर जाता है, अब बलबन एजेड भी हो जाता है, उसमें बहुत उम्र का हो जाता है, 80 साल का हो जाता है करीब तकरीबन। तो दरबार में जब आते आते इतना शौक, मतलब उनको अपना बेटा का मरने का इतना गम लग गया था कि दरबार में जब आते थे तो कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको। अंततः जो है उनको 1800 उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद 1286 और कहीं कहीं आपको बुक में अंकित होगा 1287 भी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 1287 होना चाहिए। तो 1287 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है कहा जाता है कि बलबन की जो मृत्यु होती है तो वहां पे एक राइटर थे जिसका नाम था बर्नी। बर्नी लिखता है कि बर्नी लिखता है कि 1286 में उसकी मृत्यु का मेंशन किया गया, 1287 में नहीं, 1286 में मेंशन किया गया, सॉरी 1286 में मेंशन है, 1287 नहीं है, ठीक है। तो 1286 में जो उसकी मृत्यु होती है तो बर्नी कहता है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैर डाउन अमन के कब्रिस्तान ले जाते हैं और अपने सिरों पर धूल फेंके। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया तथा भूमि पर भी सोए थे। तो 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु 1286 में हुआ, और हम लोग को पता है कि गुलाम वंश 1290 तक है, मतलब 4 साल और चलना है लेके। तो उसके बाद जो है कैकुबाद जो है वो गद्दी पर बैठता है, और वह 1287 से लेके 1290 तक, 1287 से लेके 1290 तक ये गद्दी पर बैठता है। तो 1287 में कैकुबाद था कौन? तो याद रखिएगा, कैकुबाद जो है वह बुगरा खां का पुत्र था, जो था ना बुगरा खां जो बंगाल में था, बुगरा खां का यह पुत्र था, ठीक है। कौन? कैकुबाद बुगरा खां का ये कौन था? पुत्र था। तो हम लोग अब चलने वाले कहाँ? कैकुबाद के पास, ठीक है। कैकुबाद यानी कि कौन? बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है।